वेलकम मदीहा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट मदीहा विद इंट्रोडक्शन, ठीक है? आप ये बताएं कि आप स्पेन कब आई और ये डिसीजन कब और क्यों लिया यहाँ आने का? अ, स्पेन एक्चुअली मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मुझे कितनी देर हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हमेशा से इधर ही रह रही हूँ। ओह, एक्चुअली आई मीन्स बिलोंग काफी टू टाइम हो गया। कराची। जी। इट मीन्स काफी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया है। जब मेरा बड़ा बेटा 6 महीने का था तब हम आए थे, एंड ही इज़ नाउ टचिंग 18 years। सो 17 and half। 17 and a half, यस। एक्चुअली आई बिलोंग टू कराची, पाकिस्तान, बट मुझे लगता है कि जितना अरसा मैंने कराची में गुजारा है ना, उतना ही मैंने यहाँ गुजारा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कराची ब्लर हो गया है मेरे लिए, हाँ हाँ। और मैं इधर ही हमेशा से रह रही हूँ। तो तो यहाँ आना कैसे हुआ? कैसे डिसाइड किया कि यहाँ आना है? मेरे हस्बैंड की जॉब पहले होती थी एक्चुअली सऊदीया में। हाँ तो हाँ। पहले हम सऊदीया शिफ्ट हुए थे, और उसके बाद फिर उनको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यूरोप जाना है। उनको शुरू से उनका एक, वो कहते हैं ना, उनका एक सपना था, उनका एक कि उनको स्पेन जाना है। और बड़ा उनका एक था, उन्होंने चूज़ किया हुआ था शायद अपने माइंड में ही कि किसी और कंट्री नहीं जाना, मुझे स्पेन जाना है। ओह अच्छा, उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि यूरोप में स्पेन जाना है। जी। ऐसे नहीं था कि कोई भी मुल्क हो बट यूरोप हो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। उनको यही था कि स्पेन जाना है। बार्सिलोना डिसाइडेड नहीं था, लेकिन हम्म स्पेन का उनका हमेशा से था। तो फिर हम वी मूव टू स्पेन विद अ चाइल्ड, हम्म एंड बस उधर से स्ट्रगल शुरू हो गई। हम साथ इकट्ठे आए थे, मतलब हमने मिल के स्ट्रगल की है, और सब कुछ मिल के ही बनाया है। और मतलब मैंने, मेरे बेटे ने, और हमाद ने, मेरे हस्बैंड का नाम हमाद है। हम्म तो देन बस उसके बाद फिर वीज़ाज़ एक्सटेंड करवाते गए, फिर उनको यहाँ जॉब हो गई, फिर कुछ बिज़नेस पुराना उन्होंने अपने फादर का, अ, ये वो जो टेक ओवर कर लेते हैं ना आफ्टर हम्म। हिज फादर, तो वो थोड़ा आबाव अजदादी बिज़नेस उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। बस फिर इसी तरह से हियर वी आर 17 इयर्स लेटर। तो आपका कैसा जर्नी रहा? स्ट्रगल्स किस किस सेंस में थी? वुड यू लाइक टू शेयर? ऑफ कोर्स मैं असल में ये कहूँगी कि इतनी डिफरेंट जगह थी, और लैंग्वेज बैरियर सबसे पहले तो मैं कहूँगी। और मैं आई थी, मतलब ऐसा नहीं थी कि हम बहुत अमीर घराने से हैं एंड ऑल दैट, या मैं बहुत कुछ छोड़ के आई थी, लेकिन मेरी एक अपनी स्पेस थी जब मैं सऊदीया में रहती थी। और जब मैं हम्म इधर आई तो हम सबसे पहले ऑब्वियसली आते साथ ही तो हमारा कोई घर नहीं था, खुद का नहीं था। हम हम्म शेयरिंग पे आए थे, और जब मैं उस घर में एंटर हुई थी तो मुझे अभी भी याद आता है, मुझे शॉक लगा था कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। मतलब मैं किसी दड़बे में आके, मतलब मैं आसमान से गिरी खजूर में अटकी। तो वो शेयरिंग पे रहना पड़ा काफ़ी साल, फिर विद अ किड। वो बैठता नहीं था, बहुत एक्टिव था माशाल्लाह शुरू से ही। तो हम्म उसके पीछे-पीछे भागना, फिर 2 और फैमिलीज़ रहती थी। एक्चुअली वो फैमिली नहीं थी, वो आदमी थे जो छड़े कहते हैं यहाँ पे इनकी ज़बान में। तो मैं उनके साथ ही रहती थी। फिर एक बच्चे के साथ सबकी कुकिंग करना, और उनको था कि ये लेडी आ गई हैं तो बस अब ये घर सँभाल लेंगी और हम सबको ही सँभाल लेंगी। तो मैं इतनी, मतलब मुझे वो नहीं था कि अपने लिए स्टैंड मैं ले सकूँ ना, कि नहीं मैं नहीं यंग करूँगी, भी सब थे सब वो। अपने। हाँ, बस वो फिर मैंने अब बेड़ा उठा लिया कि मैं सबकी खिदमत मैं ही करूँगी। और विद अ किड, बट वो बहुत बड़ी गलती की मैंने, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। फिर एंड पे मैंने 2-3 साल बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम जैसे-तैसे अपना ले लेंगे अलग एक अपार्टमेंट। फिर हमने 1 बेड अपार्टमेंट लिया था, एंड फिर मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून आया था। बट इसको मैं एज़ अ स्ट्रगल ही कहूँगी, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि भई क्या करना है। विद द लैंग्वेज बैरियर हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो इंग्लिश में बात करो। वहाँ उस वक़्त ऐसा था कि किसी को इंग्लिश आती भी नहीं इंग्लिश, थी। हाँ हाँ। ट्रू। वो साफ ये कह देते कि नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, नो। हम्म
तो फिर मैंने 2-3 कोर्सेज़ किए, अपनी लैंग्वेज ठीक की। सबसे पहले काम मैंने यही किया था, मैंने लैंग्वेज सीखी थी। और बस फिर करते-करते फिर वन बेड में आए, उसके बाद फिर माशाल्लाह अब अपना घर है हमारा। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। अभी भी अपना नहीं हुआ है टोटली, बट इट्स अपना। आई विल कॉल इट अपना। अ, दैट्स नाइस। उसके बाद एक बेटा था और बाद में दूसरा 6 साल बाद माशाल्लाह दूसरा आ गया। तो बस 4 ऑफ अस आर लिविंग आवर लाइव्स, मतलब रूटीन, स्टडीज़ एंड वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद इनके बिज़नेस में थोड़ी बहुत हेल्प करा देना। एंड बेसिकली तो मैं हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन मैं और भी बहुत सारे काम कर रही हूँ। तो आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ जर्नी। इतना इन 17 सालों को बहुत शॉर्ट में आपने बता जी। दिया, बट आई एम श्योर स्ट्रगल काफी रही होगी। जो असल स्ट्रगल थी ना, वो थी मेरे सेकंड बेटे की पैदाइश के बाद। हम्म। क्योंकि उसमें मुझे ऑटिज्म के काफ़ी साइंस नज़र आते थे। वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता था। देन वो एक अलग से एक्चुअल स्ट्रगल मैं उस चीज़ को कहूँगी जब उसकी ऑटिज्म डायग्नोज हुई थी। तो तो आपने खुद ही डिटेक्ट कर लिया था कि कुछ कुछ है कुछ गड़बड़ इधर? गड़बड़ है, हाँ जी। हम्म। लेकिन यहाँ पे डायग्नोसिस मिलती ही 2 सवा 2 साल के बाद है, तो उस वक़्त तक मुझे वेट करना था। फिर मैं मतलब और एक आपको साइक आपको स्पेन में कितना अरसा हो गया था तब तक? मुझे आई मीन यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह उस वक्त आती थी या तभी भी स्ट्रगल कर रहे थे? लैंग्वेज आती थी, इतनी आ जाती थी कि मैं खुद से चली जाती थी, कोई भी हम्म। सीता वगैरह अटेंड करने, या हम्म। लॉयर से बात करनी है, डॉक्टर से बात करनी है, स्कूल में जाना है, मीटिंग्स में जाना है, वो सब मैं खुद कर लेती थी। वो तो मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में ही कर लेती थी, मतलब जब ओह मुझे 2 नाइस। साल हुए थे। हम्म। क्योंकि मुझे ये था कि मैं किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊँगी, तो मैं यहाँ पे सर्वाइव कैसे करूँगी? हम्म। ये दिमाग में मेरे ना बहुत बात ज़ोर से लगी थी कि मैं मुझे ये सीखनी है लैंग्वेज। और बेस्ट ऑप्शन भी यही है कि आप जल्द से जल्द बोलना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल, तो जितना टूटी फूटी जैसी भी आती है। एग्ज़ैक्टली मैंने क्लासेस ली और मैं मूवीज़ जो है मैं सबटाइटल्स के साथ देखा करती थी। हम्म। हिंदी मूवीज़ भी मैं नीचे स्पेनिश सबटाइटल्स लगा के देखती थी, और ओह। मैंने उससे ज़्यादा सीखी है। ओह क्लासेस लेके दैट्स इतनी नहीं नाइस। सीखी। मैंने सबटाइटल्स से ज़्यादा सीखी, और अब मुझे इतनी आदत हो गई है कि मैं कोई भी मूवी विदाउट सबटाइटल्स नहीं देख सकती, मतलब। तो ख़ैर, बात ही हो रही थी, बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। अ, सॉरी। कि दूसरे बेटे की जो डायग्नोसिस के बाद मैंने असल मेरा एक ब्लैकआउट सीज़न स्टार्ट हो गया था, मतलब मैं लॉस्ट थी। 3-4 साल तो मुझे वो मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि मुझे याद भी है और नहीं भी याद कि मैं क्या क्या हो गया था मुझे उन सालों में। क्योंकि माय हस्बैंड वाज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट एब्ज़ॉर्बिंग कि इस बच्चे में कुछ मसला है, मेरे बच्चे में ऐसा कैसे, वो जो एक होता है ना कि नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। फिर हम्म। समझ लो उस वक़्त मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, बिकॉज़ ही वाज़ नॉट हेल्पिंग एट ऑल। और ये मैं बात उनको आज तक इस बात की शिकायत करती हूँ, ऑल्दो अब वो इतने ज़्यादा उस बच्चे से अटैच्ड हैं कि वो उसका चेहरा देख के उठेंगे, उसका चेहरा देख के सोएँगे, वो एक अलग बात है। बट वो जो शुरू की स्ट्रगल थी ना, दैट इज़ द रियल स्ट्रगल। और दिस इज़ फॉर लाइफ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब सपोर्ट है मुझे मेरे बड़े बेटे की, हस्बैंड की, तो हम कर लेते हैं, किस मैनेज हो एज जाता पे है। किस एज पे जाके कंफर्म हो बेबी की? किस एज पे, मतलब आई डोंट थिंक वो पहले साल में तो नहीं कंफर्म होता। किस हुँ। एज पे जाके वो कंफर्म कर दिया गया था डॉक्टर्स ने आपको कि ये ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में है? मुझे याद पड़ता है करीब 2 2 इयर्स एंड 3 मंथ्स का था वो, जब हम हम्म। एक नॉर्मल रिविज़न के सीता पे गए थे, एंड शी वाज़ बैंगिंग अगेंस्ट हिज़ स्ट्रोलर। हम्म। वो उसकी आदत है, वो अभी भी करता है। एंड मुझे लगता था कि शायद ये बस ऐसे ही ये मुझे होता था कि ये क्यों ऐसे अपना सर मारता रहता है जहाँ भी बैठता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, ये नॉर्मल नहीं है।
तो उसके बाद से फिर डॉक्टर ने हमें साइकोलॉजिस्ट रेफर किया बाउला। सबसे पहले यहाँ पे बाउला में भेजा जाता है, जो कि एक मतलब इनका इदारा है छोटे बच्चों के लिए, जो इनिशियल स्टेज में जो डिटेक्ट होते हैं इस तरह की चीज़ें। तो पहले बाउला, उसके बाद फिर एक लंबा तवील सफ़र फिर आसपास से, और उसके बाद फिर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, प्राइवेट, पब्लिक, अभी तक वो सब चीज़ें चल रही हैं, थेरेपीज होती हैं एंड एवरीथिंग। लेकिन अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मतलब अब ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ करनी होती है, कहीं भी जाना होता है, तो हम उसको सोचते हैं कि वो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अच्छा, आप आगे बढ़ने से पहले क्या आप बता सकती हैं क्या सिम्टम्स बोलें या उनको क्या बिहेवियर है ऐसा जो, क्योंकि आई थिंक ऑटिज्म के भी काफी वो है जी। ना, वर्जन्स हैं, क्या बोलेंगे उनको? ऑटिज्म एक्चुअली एक स्पेक्ट्रम है ना, मतलब उसमें हम्म। डिफरेंट, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से मैच नहीं करता। और कई हम्म। बार पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि एक ऑटिज्म बच्चे को दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे से कंपेयर करते हैं, तो दैट्स नॉट गुड, और वो एक प्रैक्टिकल बात ही नहीं है। अब मेरे बेटे में क्या है कि बोलता है माशाल्लाह, बहुत बातें करता है, लेकिन वो हमसे बातें नहीं करता। हम्म। अगर आप उसको पूछोगे ना कि व्हाट्स योर नेम या वो हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, तो वो नहीं बता पाएगा। हम्म। लेकिन जब वो अपनी टैबलेट उसके हाथ में होती है, तो वो अपने कार्टून से बाकायदा कम्युनिकेट कर रहा होता है। हे पोकोयो, हाउ आर यू, एंड वेयर इज एली, एंड वेयर इज, उसको सारे कैरेक्टर्स नेम याद हैं, जितने कार्टून्स वो देखता है, एवरीथिंग। उसको आप प्लैनेट्स के नाम पूछ लो, वो प्लैनेट्स की इमेज देख के आपको बता देगा कि ये, मतलब अब प्लूटो जो है वो सोलर सिस्टम में नहीं है, लेकिन उसको पता है कि प्लूटो क्या है, कौन सा वाला प्लूटो है। तो लेकिन बस ये है कि कम्युनिकेशन में थोड़ा डिफरेंट है। और एक दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं वॉलंटियर वर्क करती हूँ, तो ओके, उधर एक्चुअली उधर से नाइस। मुझे बहुत हेल्प मिली, और मैंने इस चीज़ को, मुझे बर्दाश्त करने में बहुत मदद मिली कि हर बच्चा डिफरेंट है और मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए। कुछ तो बच्चे क्योंकि बहुत। आपने जी। भी फिर साथ साथ सीखा, या आपको पहले इस चीज की अवेयरनेस थी कि ये ऑटिज्म होता है कुछ और इसमें ये मसला हो सकता है, या दूसरा होता है कि या फिर आपने एज सुन एज आपके बेटे को हुआ तो तब आपको इंफॉर्मेशन मिली और आपने इसके बारे में सीखा? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। मुझे तो ऑटिज्म किस चिड़िया का नाम है ये नहीं पता था। और मुझे तो बस ये था कि एक बीमारी इसको लग गई है, मतलब ये ठीक हो जाएगा, ऐसा वाला था कि जैसे नज़ला ज़ुकाम है। हम्म। लेकिन उसके बाद मैंने खुद, और अभी तक मैं ट्रेनिंग सेशंस में जाती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान सीखना कभी भी नहीं छोड़ता, सीखते रहना चाहिए। तो मैं अभी भी ट्रेनिंग सेशंस लेती हूँ। हमारे एवरी 15 डेज़ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, और उसमें ये बताया जाता है कि ये स्टेज पे ये हो सकता है, या इस पे बहुत ड्रास्टिक चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी वो टीनेज के इयर्स में एंटर होने वाला है, तो उसमें अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम्म। बाकायदा मैंने तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा ये फॉर्मेशंस अटेंड की हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अब डिप्लोमा मिलना चाहिए। हम्म, अच्छा, नहीं। जब आपको पहली दफा पता चला कि, जी। जब डॉक्टर ने बोला कि हाँ योर सन हैज इज इन दिस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपको आपको समझ आया उस वक्त, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको लगा अच्छा बीमारी है, उस हम्म। वक्त लगा था आपको कि अच्छा ठीक हो जाएगा? उस वक़्त मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या? मैं गूगल करती थी हर चीज़ को, हम्म। और गूगल कहाँ से कहाँ, या तो गूगल पे बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम्म। मतलब मुझे पहले तो बीमारी लगी, फिर मुझे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर लगा, फिर बहुत ऐसे स्टेजेस आए जो मुझे अब सही तरह से क्लियरली याद भी नहीं है कि मतलब किस तरह से मैंने अपने आप को, अब शायद अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं आपको। मैं बाकायदा तहज्जुद गुज़ार हो गई थी, और मैं बस अल्लाह ताला से माँगती थी कि मुझे इतनी सलाहियत दें और इतनी नॉलेज दें कि मैं इसको लेके चल सकूँ। तो फिर हाँ। बस वही साइकोलॉजिस्ट के चक्कर, उनकी ट्रेनिंग्स, उनका बताना,
उसने बहुत हेल्प की और यहाँ पे बहुत अच्छे मुझे साइकोलॉजिस्ट हमेशा से मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी मुझे ऐसा फेस फ़ील नहीं कराया किसी ने कि मैं बाहर की हूँ या मैं कभी भी मुझे रेसिज़्म का सामना नहीं हुआ। और अभी तक भी मैं बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ अभी अभी भी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सीखना चाहिए और मुझे ऐसा कई बार गिल्ट हो रहा होता है कि मैं उसको उतनी अटेंशन नहीं दे पा रही जितनी कि मुझे देनी चाहिए। लेकिन उसका अटेंशन स्पैन इतना थोड़ा है कि मैं जितना हो सकता है उतना ही कर पाती हूँ। उससे ज़्यादा वो नहीं मॉम करता। को तो हमेशा ही गिल्ट फील होता है, मदर्स को लगता है वो इनफ करती नहीं है। जी, ऐसे ही है। ओके, सो इसके अभी आप तो बता रही हैं कि आप ट्रेनिंग जाते हैं, आप इंफॉर्मेशन रिकवर करती हैं, आप सीख रही हैं। इसमें जी। साथ साथ बेटे का ट्रीटमेंट कैसे होता है? क्या कोई ट्रीटमेंट है भी या नहीं? अ, जिधर मैं कह रही हूँ ना कि मैं ऑर्गनाइज़ेशंस वग़ैरह जाती हूँ, वहाँ पे कई लोगों से मैंने सुना है कि कई लोग मेडिसिन्स देते हैं इसके हवाले से क्योंकि कई बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं। हम्म। और अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा एग्रेसिव उसमें एग्रेशन नहीं है, बहुत रंगीलो है, बहुत आराम से मतलब चीज़ें उसकी चलती हैं। हम्म। कई लोग मेडिसिन्स भी देते हैं और कई लोग सिर्फ़ थेरेपीज़ करवाते हैं। अम, मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन वाले सीन पे तो नहीं पहुँची। हम्म। इसकी थेरेपीज़ होती हैं वन्स अ मंथ मैं लेके हम्म। जाती हूँ इसको सेस्मिक चेंज देती हूँ। आप साथ मौजूद होती हैं थेरेपी या उनकी अलग से होती है? अ, इंडिविजुअली भी होती है उसकी और कई बार वो कहते हैं कि आप मतलब मदर भी अंदर आ जाएँ ताकि मुझे भी वो चीज़ सीखने को मिले ना कि जैसे वो हम्म। उसके साथ कर रहे हैं वैसे मुझे घर पे उसके साथ लेके हम्म। चलना है। तो मैं प्रेफ़र वही क्या करती हूँ कि मैं भी अंदर हूँ साथ तो बच्चा भी कंफ़र्टेबल रहे और हम्म, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे वो थेरेपी करते हैं उनकी, लाइक लास्ट टाइम जो जब हम आपके गए हैं फिर तो हेल्पफुल रहा है बाद में? जी। अ, वो अ, अब इसकी स्कूल की जो थेरेपिस्ट है स्पीच थेरेपिस्ट उससे वंस अ हम्म। मंथ जब मैं मिल रही होती हूँ तो वो मुझे बताती है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितनी रहती है और हम क्या अभी कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं गई हूँ तो उसने मुझे कई एप्लीकेशंस दी जो कि मतलब कह लें स्पीच थेरेपी की एप्स हैं वो। कई हम्म। कई पेड हैं, कई अनपेड हैं। तो उसने मुझे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके दी और उसमें ये है कि बच्चे की वोकैब्युलरी और बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल को कैसे आप एनहांस कर सकते हैं। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उसके फ़ेवरेट कार्टून्स हैं, तो वो कौन-कौन से हैं, उन कार्टून्स के ज़रिए वो ये बता सकता है कि ये इस वक़्त क्या एक्शन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पोकोयो इज़ ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड हम्म। सो उसी तरह से मिरर के सामने हम बताएँगे पोकोयो भी ड्रिंक कर रहा है और साइम भी ड्रिंक कर रहा है। मतलब हम्म। पोकोयो इज़ ईटिंग इज़ हैविंग हिज़ हम्म। लंच तो साइम इज़ हैविंग हिज़ लंच। इस तरह से हम्म। करके उसको बताते हैं कि ये मिरर के सामने कि ये साइम है और साइम ये वाले एक्शंस कर रहा है ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसका जो स्पीच स्किल्स हैं वो मतलब हम उसको एनहांस कर सकें। और डज इट हेल्प? आप इम्प्रूवमेंट देखते हो? जी, जब रेगुलरली स्कूल जाता रहता है तो बहुत ठीक रहता है। लेकिन कभी अगर बीच में ब्रेक आ जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवर्स मोड पे चला गया है। ओह। लाइक हम्म। ऐसा भी हो सकता है मैंने देखा है कई दफ़ा ऐसा मैंने कि कई बार बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, खुद से चीज़ें करेगा, लेकिन अगर कई बार फॉर एग्ज़ाम्पल बीमार हो गया और घर पे है और मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही या स्कूल नहीं जा रहा, तो वो ऐसा लगता है कि उसकी वो चीज़ स्टॉप हो गई है और फिर उसकी स्पीच थेरेपिस्ट को फिर शुरू से करवाना पड़ता है सब कुछ। तो साइम के केस में तो ऐसा भी होता है। एंड फिर हाउ डू यू फील देन, जब आपको आपको कैसे? I know it's not easy and it's not a हुँ। easy question to ask because as a mother I'm sure आप जैसे आप बोल रहे हो कि आपको गिल्ट भी फील होता होगा, but must be हुँ। tiring. अम, फिज़िकली टायरिंग नहीं आता, मेंटली बहुत टायरिंग हो जाता है। कई बार हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेन फॉग हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि
मेरी ट्रीटमेंट कर दो आके पहले। मैं कैसे इसको क्या करवाऊँ? मुझे कई बार समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बात करूँ उससे, या आई फ़ील लाइक अ फेलियर। मतलब फेलियर ही वर्ड यूज़ करूँगी मैं, बिकॉज़ आई फ़ील लाइक वन। और फिर बस अल्लाह फिर ताला कैसे कम हिम्मत डाल देते हैं। ओवरकम कैसे करती हैं? फिर ये होता है कि मुझे मदद मिलती है जब मैं जाती हूँ ना, यही फॉर्मासियोनिस में जो हमारी होती हैं एवरी 15 डेज़, वहाँ पे सारे पेरेंट्स अपनी-अपनी परेशानियाँ बताते हैं। और जब मेरी बारी आती है फिर मैं अपनी परेशानियाँ बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, कई बार सिर्फ़ हिम्मत मिल जाती है कि मैं बड़ी हिम्मत के साथ फिर घर आती हूँ और फिर मैं अपने आप को एक तरह से दोबारा से उठाती हूँ कि नहीं, मेरी गलती नहीं है इसमें, ये हो सकता है, ये हर एक हम्म। के साथ होता है और बहुत से लोग परेशान हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो इस तरह से मेरा ये सीन चलता है और ये एक साइकिल है, ये चलती जाती है। कई बार कम, कई बार ज़्यादा, कई बार बिल्कुल कुछ नहीं। तो बस ऐसे ही है। दिस इज़ फॉर लाइफ। मस्ट बी वही मैं वही बार बार सोच रही हूँ कि मस्ट बी वेरी टायरिंग, मस्ट बी वही जो हुँ। मेंटली कभी कभी ड्रेन कर देता होगा। सो हाउ हाउ डू यू कोप अप विद ऑल दिस, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ? क्योंकि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से तो आप बहुत चेयरफुल एंड हैप्पी एंड फनी लगती हैं। हुँ। हाउ डू यू बैलेंस ऑल दैट? इंस्टाग्राम पे तो नो डाउट कई बार मुझे ऐसे-ऐसे डीएम्स आ रहे होते हैं ना कि आपको तो सब कुछ मिल गया है, आपको तो यहीं पे सब कुछ मिल गया रियली? है। तो मैं कहती हूँ हाँ, ओके राइट, मतलब इंस्टाग्राम तो 5% भी नहीं है जो रियल लाइफ है। मतलब अगर मैं वो शेयर करना शुरू कर दूँ तो फिर शायद सब अनफॉलो कर देंगे मुझे। लेकिन ये कि इंस्टाग्राम जो है हमेशा लोग अपना हैप्पी साइड दिखा रहे होते हैं, तो मैं भी वही दिखा रही दैट्स होती ट्रू, हूँ। हाँ, दैट्स ट्रू। सोशल लाइफ तभी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, बिल्कुल, डिसीविंग है, क्योंकि आप बिल्कुल। सिर्फ हाफ ट्रूथ दिखाते हो। अच्छा, व्हेन डिड यू डिसाइड टू टू मेक दिस चैनल? फिर इंस्टाग्राम पेज आपने कब डिसाइड किया कि मुझे भी कंटेंट बनानी है? मुझे एक्चुअली मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा, मेरी सिस्टर सऊदीया में होती है। हम्म। माशाल्लाह अभी 9 इयर्स का गैप है मेरा और उसका, लेकिन वी आर लाइक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। हम्म। तो वो मुझे कहती रहती थी, "आपी आप इतने अच्छा एडिट कर लेती हैं, आप ये कर लेती", क्योंकि मैं उसको एडिट कर के अपनी वीडियोज़ दिखाती रहती थी, उसका दिमाग खराब करती थी। तो वो मुझे कह रही है, "आपने अपना अकाउंट क्यों प्राइवेट किया हुआ है? आप पब्लिक करें।" तो मैंने कहा, हम्म। "नहीं ना, क्योंकि मैं हूँ ज़रा ना कम ही किसी से मिलना-जुलना और कोशिश की थी एक बार कि मैं भी बड़ी एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करूँ, लेकिन वो कोशिश इतनी चली नहीं, नाकाम हो गई। तो क्योंकि मैं बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाती हूँ, ड्रेन हो जाती हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं इस हम्म। चैनल को लेके चल नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है ना, मुझे पता है ना, क्योंकि नहीं कर पाती मैं। तो लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा, फिर बस कई बार अभी भी दिन में कई 1-2 दफ़ा सोच आ जाती है कि यार प्राइवेट कर दूँ क्या? नहीं कई नहीं, इट्स फनी, कई लीव इट बार लाइक दैट। ऐसे डीएम्स आते हैं ना कि फिर मुझे लगता है यार नज़र ही लग जाएगी, प्राइवेट कर देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं छोड़ो, दफ़ा करो। बस चल रहा है, मज़ा आता है, कई बार अपनी ही रील्स देख के हँस रही होती हूँ मैं। No, it's funny and वही मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल ही रिलेटेबल भी लगता है, फनी भी, जी। and it's fun to watch. But हुँ। you don't share much about your kid, है ना उधर? या मैंने शायद देखा नहीं इतना। नहीं, इतना मैं It's शेयर more on करती नहीं fun. हूँ क्योंकि कुछ कुछ ऐसा बहुत कुछ है वर्थ शेयरिंग है। और पहले मैंने अपने हम्म। बायो में ये भी लिखा हुआ था, ऑटिज़्म एक्सेप्टेंस एंड ऑल दैट। हम्म। बट फिर वही बात है ना कि क्या ही शेयर करूँ और कितना ही करूँ? क्या बताऊँ उधर कि मेरा बच्चा अब उसमें ये चेंजेज़ आ गए हैं या अब उसमें ये आ गए हैं, मतलब क्या ज़रूरत है? कोई अगर मदर ऑटिस्टिक पे किसी किड की मदर होती है, वो डीएम्स में आके पूछ लेती है, तो मैं उसकी बहुत अच्छी गाइडेंस कर देती हूँ और मैं हम्म। बता देती हूँ, लेकिन इंस्टा पे मैं अब कम ही शेयर करती हूँ, हम्म। इतना नहीं करती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि, क्योंकि आई एम श्योर स्पेन से भी फॉलोअर्स होंगे और पाकिस्तान से भी, हुँ, हुँ। दोनों में रिस्पॉन्स का डिफरेंट होता है?
मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके रियल होते हैं ना, क्या कहेंगे उनको, सपोर्टर्स। अब हम्म। जैसे आप हो, आप मेरी हर रील लाइक कर रही होती हो। मैं देख रही होती हूँ, आई एम वॉचिंग। और कई बार मुझे ऐसा लग रहा होता है कि लोग खाली देख रहे हैं, लोगों का के हाथों में दर्द हो जाता है अगर एक लाइक दबा देंगे। तो मुझे मुझे सपोर्ट Which सिर्फ I रियल don't सपोर्टर से ही understand. है। Which I don't understand. I think हम्म। that's the worst way. आप दूर से ही दिखा रहे हो कि आप में जेलेसी फैक्टर कितना है। ना हाँ। तो आपके पैसे लग रहे हैं, ना आपको ना टाइम लग रहा है। what कुछ भी नहीं होता। You just giving a like. But I know a lot of people don't do that. A lot of people don't do that. बस ऑब्वियसली वो फिर उनको शायद जेलसी होती होगी, या मैं क्या बोलूं। ऑल्दो अभी ये लाइफ ऐसी है कि ऑल द टाइम एवरीवन इज स्क्रोलिंग द फोन। True. ठीक Mm-hmm. है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि हाँ मैं हाँ देखी थी बट बिजी थी ना। Mm-hmm. ऐसा नहीं है, आप नहीं बिजी होते हो एक लाइक के लिए। बट मुझे क्या लग रहा होता है कि जो आपको सच में पसंद करते हैं ना, और जिनके अंदर सिर्फ सपोर्टिंग फैक्टर है, या जो आपको एज एन इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर देख रहे हैं, और आपको आपके साथ कुछ प्राइवेट या कुछ पर्सनल चीज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो लाइक करेंगे आपको। Mm-hmm. जो आपको पर्सनली डिसलाइक करता है, वो फिर आपका कंटेंट लाइक करके क्या करेगा? वो फिर कहता है नहीं, सिर्फ देखूंगा मैं। और सच में पीपल आर पीपिंग थ्रू माय स्टोरीज एंड दे नेवर लाइक। मतलब उनको पता नहीं क्या तकलीफ है, फिर पीप भी मत करो ना तुम, फिर अनफॉलो कर दो। मुझे नहीं समझ आ रही Exactly. होती ये क्यों करते हैं लोग। फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं यार, इंस्टाग्राम है, कोई नहीं, ये कौन सा कोई जिंदगी मौत का सवाल है। True. कोई फैमिली मसला का नहीं। क्या फैमिली का क्या रिएक्शन आता है आपके हस्बैंड का, बच्चों का एंड बाकी योर सिबलिंग्स, जब आप ऐसी वीडियोस अपलोड कर दें या ऐसा कुछ? दे लाइक इट? या दे लाइक इट। और वो लोग मुझे, कई बार मैं उनको भी डांट रही होती हूँ कि मेरी ऐसे व्हाट्सएप के अंदर आके तारीफ मत करो, वहां पे लिखो, वहां पे लाइक करो। तो कई दफा उनको भी कहना पड़ता है, लेकिन वो बहुत एंजॉय करते हैं, खास तौर पे मेरी बहन जिसने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं आप ही पब्लिक करो, पब्लिक करो। वो बहुत कर रही होती है। एंड तो हाउ डू यू कम विद द आइडियाज? क्या ऐसे ही बैठे बैठे आइडियाज आ जाते हैं, या कहीं आप बैठ के सोच के बैठ के प्लान करके बनाती हैं? नहीं, प्लानिंग तो मैं कर ही नहीं सकती, वो मुझे रास ही नहीं आती। मुझे मुझे ना रैंडम ख्यालात आ जाते हैं, कई बार बर्तन धोते हुए, कई बार खाना पकाते हुए, तो फिर मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। और नोट डाउन भी मैं कॉपी पेंसिल की तरफ नहीं जाती, क्योंकि वो फिर मैं भूल जाऊंगी इतने में। मेरे पास मोबाइल होता है, मैं उसमें लिख लेती हूँ, नोट्स में। और फिर कई बार वो रील बन जाती है, कई बार नहीं बनती, और कई बार इतनी रैंडम होती है कि ये आइडिया आया और ये रील लगी, मतलब सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। हम्म। तो कई मतलब ये इस तरह चलता है, मैं कभी भी कुछ भी सोचती नहीं, प्लान नहीं होता, टाइम ही नहीं मिलता। अब देखे ना, आपको मैंने कितनी देर से कहा हुआ था। और मुझे कई बार ऐसा होता था यार, वो क्या सोचेंगी कि इसके तो नहीं, नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। नहीं, नहीं, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। टाइम टेबल आजकल, आई थिंक लाइफ इतनी स्पीड पे चल रही है कि किसी को कोई टाइम नहीं है। आई डोंट बिल्कुल नो, ऐसी। आई थिंक सबका यही हाल है। अच्छा, हम्म। कमिंग कमिंग बैक टू ऑटिज्म। हम्म। अभी तो काफी हद तक अवेयरनेस है, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत सुनने को मिल जाता है सोशल मीडिया पर या हम्म। टीवी पे, कोई ना कोई आके बता रहा है। जब आपके बेटे को वो डायग्नोस किया जा रहा था, जी। तब स्पेन में इतनी अवेयरनेस थी कि इतना कुछ था? क्योंकि आई रिमेम्बर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं पढ़ रही थी तब हम्म। इसको थोड़ा बहुत मेंशन करते थे, तो जब ये नहीं बोलते थे कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है या हम्म। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये कहा जाता था कि ऑटिज्म है, लाइक जैसे जस्ट एक हम्म। ये डायग्नोसिस है। हम्म। तब भी ऐसे, तब तब जब आपके बेटे को डायग्नोस करे थे, तो तब का क्या सीन था? तब वो प्रॉपर इसके बारे में रिसर्च थी, या वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होता गया है? मुझे लगता है कि टाइम के साथ चेंज हुआ है, क्योंकि तब जब मैं डायग्नोज इसका हुआ था, तो मुझे सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट मिली थी, उसने मुझे कहा था ये तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो एक पहली वाहिद थी, मुझे पहली और आखिरी वो मिली थी, जिसने मुझे इतना डिसहार्ट कर दिया था कि नहीं ये तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बच्चा नहीं बोल पाएगा, कुछ भी नहीं डॉक्टर करेगा थी वो ये। या वो साइकोलॉजी?
मतलब साइकोलॉजिस्ट ही थी, क्योंकि वो मुझे हुँ, बाउला में मिली थी, तो वहाँ पे हुँ, हुँ, बैठी हुई थी, तो कुछ तो वो हुँ, थी। हुँ, 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 लेकिन मुझे लगता है अवेयरनेस उनको भी नहीं थी तब। और वक़्त के साथ-साथ ही जब इसकी डॉक्टर ने, हमारी इसकी पीडियाट्रिशियन ने जब इसको देखा था, तो उसने भी ऑटिज़्म का नाम नहीं लिया था, उसने कहा था समथिंग इज़ रॉन्ग। हुँ, हुँ, तो उसने फिर मुझे बावला भेजा था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं खुद इस चीज़ से गुज़री, तो मैंने फिर गूगल किया, और मैं फिर जब लोगों को बताती थी, तो फिर मुझे ऑटिज़्म के साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती थी। अब जब मैं देखती हूँ, तकरीबन कोई माशाल्लाह वो 11 साल का हो गया, 10-11 साल के बाद इतनी अवेयरनेस आ गई है कि एक नॉर्मल पेरेंट को मैं पार्क में अगर बोलूँ ना, सॉरी ही इज़ ऑटिस्टिक, या मैं एक तो मैं हुँ, सॉरी सॉरी बहुत करना पड़ता है, आदत सी हो गई है। तो कि भई तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, वो फिर वो ऊपर से वो मुझे सॉरी करते हैं। मतलब मुझे हुँ, लगता है कि अब नॉर्मल लोगों में भी इतनी हुँ, हुँ, अवेयरनेस है, या तो शायद रेट इतना बढ़ गया ऑटिज़्म का, या ये स्पेक्ट्रम हुँ, इतना वास्ट है कि हुँ, मतलब हर दूसरा बच्चा अब इससे डिटेक्ट हो रहा है। इवन मैं तो अब बड़े एडल्ट्स को भी देख रही होती हूँ कि भई ही हैज़ बीन आप डायग्नोज्ड विद हाँ, ऑटिज़्म। तो आप अ, डिटेक्ट कर लेती होंगी अब तो बिहेवियर हाँ, से। बिल्कुल, अब तो पता चल जाता है कि इस बच्चे में समथिंग इज़ रॉन्ग। या ऑब्वियसली मैं उसके पेरेंट को नहीं ये चीज़ बोलती, लेकिन मुझे अर्ली साइन्स और वो सब चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ हुई हैं, तो मुझे सही पता लग जाता है। तो मैं अपनी बहन को भी यही सिखाती रहती हूँ, उसका बेटा माशाल्लाह अभी छोटा है, तो मैं कहती हूँ उसके साथ जितना हो सकता है बात करो, इसका दिमाग खाओ, हुँ, हुँ, इसको अकेला ना छोड़ो, और बस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये साइन है तो ये नोट करो, सब चीज़ें नोट करो। तो बस पता चल जाता है अब। इसका कोई रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिक कोई है रीज़न इसके पीछे? इसके मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब रीज़न, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो आज तक नहीं मिल सका कि ये क्यों नहीं होता मिल है। सका। लेकिन हाँ, कई हाँ। लोग कहते हैं वैक्सीनेशन गलत हो गई, कई लोग कहते हैं कि पता नहीं शायद बच्चे से बातें नहीं की बचपन में, या कितनी बातें हुँ, करोगे हुँ, आप एक बेबी से। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे लगता है कि वो एक इवॉल्विंग पीरियड के कुछ ऐसा आता है कि शायद मैं तो इसको स्विच ऑफ कहूँगी, कि साइम का स्विच ऑफ हो गया। हुँ, हुँ। क्योंकि शुरू में मुझे याद है, मैं इसकी वीडियोस देखती हूँ बाकायदा अपने बड़े भाई से कम्युनिकेट करने की, और उसको आवाज़ें हाँ, देता हाँ। था, वो नज़र ना आए तो उसको बुलाने की कोशिश करता था। लेकिन अराउंड 1 एंड हाफ ईयर्स उस मुझे ऐसा लगा कि उसका कोई स्विच ऑफ हो गया है, हुँ, और हुँ। उसने अपने नाम के बाद रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। मामा-पापा तो वो 5 साल का था तब भी बहुत, मतलब नहीं बोलता था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, शायद इसका कोई रीज़न नहीं है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि इसका क्या रीज़न हो सकता है। नहीं इस कोई या वो क्या बोलते हैं न्यूरोनस का है या हुँ, कोई डीएनए ऐसा कोई कुछ क्योंकि मुझे पता नहीं है, आई एम जस्ट हुँ, आस्किंग। हुँ। नहीं, इसके कई दफ़ा इन्होंने जेनेटिक टेस्ट भी किए हैं कि हुँ, क्योंकि हमारी कज़िन मैरिज थी, तो कई बार ये चीज़ भी हमारे दिमागों में डालने की कोशिश की गई कि कज़िन मैरिजेज़ में बहुत ऐसी चीज़ें हुँ, होती हुँ, हैं। तो हुँ, हुँ। हमने फिर इसका जेनेटिक टेस्ट करवाया, और हेयरिंग टेस्ट और ब्लड टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही हुए हैं। तो लेकिन सब सब नॉर्मल आते थे। हर चीज़, इसकी हर रिपोर्ट नॉर्मल है। तो इसका मैं क्या अब रीज़न बताऊँ, अल्लाह की मर्ज़ी। नो आई एम जस्ट आई एम जस्ट आस्किंग कि जो हाँ, नॉर्मली जो स्पेशल नीड्स के जो ऑटिज्म से रिलेटेड होते हैं कि उहुँ, उनका क्योंकि रिसर्च जैसे हम बोल रहे हैं कि शायद अभी रिसर्च हो आगे जाके पता चले तो शायद कहीं न उहुँ, कहीं कोई या न्यूरोलॉजिक कोई इश्यू हुँ, है या कोई वो वहाँ से तार हिल जाते हैं या क्या हाँ। कोई जेनेटिक चीज़ है कि अभी तक पता नहीं लगा पाए, राइट? नहीं, अभी तक नहीं हुँ, पता हुँ। चला कुछ भी ऐसा, मुझे ना किसी पेरेंट्स से सुनने को मिला, क्योंकि हुँ, हुँ। यहाँ तो कज़िन मैरेजेज़ होती नहीं हैं। हुँ, हुँ, यहाँ तो एग्ज़ैक्टली, जो एग्ज़ैक्टली। मेरा हुँ, ग्रुप हुँ। है, दे आर ऑल स्पेनिश पीपल, और हुँ, हुँ। उसमें मैं ही हूँ एक देसी। और हुँ, हुँ। मैं तो सबसे पूछती हूँ, भाई तुम लोगों की मैरिज तो, कई लोग तो दूर दराज के, मतलब यहाँ तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट कजिन मैरिज का या कोई एग्ज़ैक्टली। भी फैमिली मैरिजेस का। हुँ, लेकिन हैं प्रॉब्लमेटिक बच्चे उनके, हुँ। और उनको आई भी एम नहीं जस्ट पता इसका क्या हाँ, रीजन है। नहीं आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ लाइक हम्म, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ना कि जब हम्म,
वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं वो उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, या आई डोंट नो। एक तो हो गया ना, एक पार्ट हो गया टू टू अंडरस्टैंड कि उसको ट्रीट कैसे करना है एक बार जी। आप पहुंच गए, बट ऑल्सो द पार्ट जिसमें आप उससे पहले वाला प्रोसीजर के यहाँ तक कैसे पहुंचे। आई एम जस्ट क्यूरियस, आई थिंक अभी तक शायद नहीं, मैं कई दफ़ा पता नहीं बोलने लगा की पाए। नहीं पता, मैंने बड़ी दफ़ा पूछा और कई दफ़ा मैं अपने ही बड़े बेटे से इसको कंपेयर करती हूँ। ऑब्वियसली मेरे दोनों बच्चे हैं, आपस में भाई हैं, मेरे दोनों बेटे हैं, तो मैं उनको ही आपस में कंपेयर करती रहती थी, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है किसी डॉक्टर के पास। और हम्म इसी की सॉल्यूशन, इसी का जवाब ढूँढने के लिए मुझे लगता है कि ये लोग इतने-इतने डीप टेस्ट्स करते हैं, लेकिन हम्म इनको कोई नहीं पता अभी तक, किसी को भी सही तरह नहीं पता। मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है और बस बच्चा जो है वो शायद कम्युनिकेट नहीं करता, तो उसको ऑटिज़्म उसमें डाल देते हैं, स्पेक्ट्रम में डाल देते हैं, हम्म या बोलता नहीं है तो उसको भी डाल देते हैं। इसीलिए इसको एक बड़ा-सा स्पेक्ट्रम बना दिया है और नाम हम्म ऑटिज़्म का दे दिया है। तो जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसको बहुत रूहानी तरीके से सोचें तो हर इंसान अलग है, और अगर नॉर्मल लोग हैं तो इस तरह के लोग भी तो हैं ना। हम्म दुनिया दुनिया में अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से किसी को बहुत नॉलेज दी है, किसी को कम दी है, और कुछ बच्चे इस तरह के हैं। तो इस हर कोई एक-दूसरे का इम्तिहान है, यानी कि मुझे लगता है मेरा बेटा मेरा इम्तिहान है, और मैं उस इम्तिहान में कैसे पूरी उतरती हूँ, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है बच्चा। हम्म तो मैं फिर इसको कई बार कुछ आंसर नहीं मिलता तो मैं इसको रूहानी तरफ ले जाती हूँ, और हमारा तो अकीदा हमारा यही है कि मतलब हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ इम्तिहान है। और हम्म मेरे लिए तो अ, अब इम्तिहान से ज़्यादा वो मुझे लग रहा होता है कि वो मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि उसके आने के बाद मुझे हर चीज़ मिली है। तो मेरे लिए तो वो सब कुछ है। मैं कहती हूँ इस इम्तिहान में अल्लाह ताला पास कर दे। कई बार हम लोग उससे बातें कर रहे होते हैं, हम कहते हैं साइम, हमें पता है तुम्हें शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन प्लीज़ हमें जन्नत में ले जाना। Oh, cute. हाउस हाउस द रिलेशन, आपके जो बड़े बेटे हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है? टाइम का हम्म मोमिन मोमिन का, बड़े बेटे का नाम मोमिन है हम्म माशाल्लाह, और ओके। छोटे का साइम है। तो मोमिन एंड साइम आर लाइक बडीज़। और मुझे कई बार लग रहा होता है कि मोमिन जो है वो भाई से ज़्यादा एक उसका गार्जियन है, हम्म वो कहता भी यही है कि मामा मैं इसका छोटा पापा हूँ। हम्म और सीरियसली मतलब मैं मोमिन के अलावा साइम को लेके किसी और पे बिलीव नहीं कर सकती, इवन नॉट इवन माय हस्बैंड। ऐसा नहीं है कि वो ख्याल नहीं रखते, लेकिन मोमिन के रिफ्लेक्सेस इस तरह के हो चुके हैं ना अब। साइम साइम एज अ ब्रदर, मतलब वो मतलब उसके मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। साइम का चीज़ है तो करनी ही करनी है। अगर हम्म साइम की रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, मैं अपना काम छोड़ दूँगा। यानी कि वो इस मामले में सॉर्टेड है माशाल्लाह के मेरा भाई है ये, एंड दिस इज़ फॉर लाइफ। अगर मुझे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, इवन कि वो कहता है कि अगर मैं अपनी फैमिली भी नहीं बनाऊँगा। ओह अगर माय मेरी गुडनेस। फैमिली ने मुझे ये कहा कि मुझे मेरे भाई को छोड़ना पड़ेगा, नो, नॉट एट ऑल। तो मैं कहती हूँ बेटा, ये अभी यंग एज के थोड़े ड्रास्टिक तुम्हारे वो डिसीजंस हैं, आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह सब सही होगा, और अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। इंशाल्लाह। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? दोनों में 6 साल का डिफरेंस है। सब वो सही बड़े भाई की तरह। वो भाई मोमिन को जल्दी समझ आ गई थी कि छोटे भाई स्पेशल नीड। मोमिन को मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कभी बैठा के समझाने की ज़रूरत पड़ी। हम्म क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो यहाँ का पला-बड़ा बच्चा था, और उसमें इतना उसका ज़हन इतना वास्ट था कि वो हम्म एक्सेप्ट कर सका। मुझे मोमिन को कभी बैठ के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हस्बैंड को बहुत दफ़ा समझाने की ज़रूरत पड़ी, बहुत थेरेपीज़ करवाई, हम पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते थे हम, मतलब हमारी अलग से कपल थेरेपी भी हुई है विद अ साइकोलॉजिस्ट, एज़ मतलब ऑटिज़्म पेरेंट्स। लेकिन मोमिन माशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि बिल्ट इन उसमें कुछ अल्लाह ताला ने एक सलाहियत पैदा कर दी खुद ही से,
कि वो शुरू से ही माशाल्लाह एक बहुत केयरिंग ब्रदर, और अब तो और भी ज़्यादा, क्योंकि उसकी नीड्स बढ़ गई हैं साइम की, और अब वो बड़ा हम्म, हो गया है, तो मोमिन माशाल्लाह कर लेता है। तो कई बार होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो वो चीज़ नहीं मिली ना बेचारे को, ये तो उसका एक केयर टेकर बन के रह गया। इसको इसका बचपन कहाँ मिला, और इसका अब कहाँ गया बचपन, क्योंकि आई ग्रू अप विद मोमिन, मुझे ऐसा लगता है। ही डिडन्ट ग्रो अप विद मी, आई ग्रू अप विद हिम। हम्म, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव, और हर मामले में कहे बगैर बात को समझ जाना, या मेरे फेस से समझ जाना कि अब मम्मा हम्म, एंग्शियस हो रही हैं, क्योंकि मुझे एंग्जाइटी अच्छा, डिसऑर्डर भी है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत एंग्शियस बंदा हूँ। तो वो समझ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको मुझे कभी ऐसा नहीं करना पड़ा कि बेटा समझ जाओ ना, छोटा ऐसा है तो तुम तो ऐसे मत करो ना। लकी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला एक तरफ से लेते हैं, दूसरी तरफ से दे देते हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही वही बात है। अच्छा, और एज अ देसी, आपको क्या लगता है कि इस देसी कल्चर में इस चीज की एक्सेप्टेंस कितनी है? जैसा कि आप अपने हस्बैंड को का बता रही हैं कि उनको बहुत मुश्किल हुई इस बात को समझने में, हम्म। आपको क्या लगता है ओवरऑल यही आइडिया है हम साउथ एशियंस में? अब जैसे आप लोगों की जनरेशन है, यंग जनरेशन, वो बहुत एक्सेप्टेंस है उसमें, तो क्योंकि वो समझते हैं, ऑल्दो उन्होंने इस चीज़ में स्टडी ना भी किया हो तो। हम्म, लेकिन जो बड़े बूढ़े होते हैं, और मुझे तो यहाँ तक भी मेरे रिश्तेदारों ने, एक दो लोगों ने कहा कि इसको बादाम खिलाओ ना, तुम सही तरह से खिलाती पिलाती नहीं हो, तुम इसको सरसों का तेल लगाओ, तुम इस पे ये पानी वार दो, तो वो पानी वार के पिला दो। तो हम्म, जिसने एक्सेप्ट करना है और जिसने नहीं भी करना, मुझे अब वो चीज़ बॉदर ही नहीं कर रही होती कि मैं कहीं हम्म, किसी अगर महफिल में गई हूँ, तो अगर मैं इनवाइटेड हूँ तो मैं जाऊंगी, और मैं उसके साथ जाऊंगी। कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो ठीक है, मैं हम्म, थोड़ी जल्दी वापस आ जाऊंगी। हम्म। लेकिन कोई कितना जज कर रहा है, या कोई अगर मुझसे कुछ कहता है, तो मैं कह देती हूँ अल्लाह की देन है, मतलब ठीक है, आपके जो साथ भी। कभी ऐसे हुआ कि कभी फेस मुंह पे आके बोल रहे हैं कि कुछ जो अ, आपको गलत लगा हो, या अ, उसको ठीक से पॉइंट आउट नहीं किया? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई ऐसे ऐसे मुंह पे तो आके कोई भी कभी, हमेशा पीठ पीछे ही लोग ज्यादा बातें करते हम्म, हैं। लेकिन अगर देखा जाए, तो अगर कंसर्न के थ्रू थ्रू देखा जाए, तो बहुत लोग कंसर्न होते हैं और हुए हैं कि इसको हम्म, ये दवाई खिला दो, वो दवाई खिला दो, ये ठीक हो जाएगा। मुझे जब ये बोलते हैं ना कि ये ठीक हो जाएगा, तो मुझे हम्म, लगता है कि नहीं, अभी आपको खुद को बहुत ठीक होना बाकी है, अभी आपको खुद को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अ, हम्म, मुझे आप मुझसे पूछे ना कि आप तो 5 मिनट मिले हैं इसके साथ, मेरे साथ तो ये 24/7 है। हम्म, तो मुझे ज्यादा पता है या आपको ज्यादा पता है? ऐसा मैं हम्म, कभी किसी से कन्फ्रंटेशन हुई नहीं है आज तक। हम्म। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे कल्चर में तो बहुत होता है ना कि फौरन से नाम ले लेना, फौरन से हम्म, अजीब सी तरह उसको ट्रीट हाँ, करना, तो मैंने कहा शायद। नहीं, ट्रीटमेंट तो ऐसी कोई खराब नहीं मिली, हाँ नजरें बहुत मिली हैं, अभी तक मिलती हैं, हम्म, क्योंकि हम्म, माशाल्लाह वो मेरी हाइट का हो गया है, वो बड़ा हो रहा है, और अब वो ज्यादा विजिबल होता है, उसकी हरकतें, उसकी चीजें। हम्म, नजरें तो मुझे बहुत मिलती हैं, अगर हम बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, यहाँ पे किसी पाकिस्तान देसी गैदरिंग में जा रहे हैं, जो कि मैं इतनी नहीं जाती हूँ। हम्म, लेकिन मेरा वो वही मैं कह रही हूँ ना, बड़ा बेटा ऑलमोस्ट हमेशा साथ ही होता है, तो मुझे इतनी फिक्र होती नहीं है क्योंकि वो तो अगर उसको लेके जाता है ना पार्क वगैरह, तो मैं एक साइड पे बैठी होती हूँ, वो देख रहा होता है उसको, तो कई बार लोग अगर कुछ बोलते हैं ना, तो वो कहता है एक मुक्का लगाऊंगा मैं, कुछ कहा तो तुम पीछे हो जाओ ना अपने बच्चे को लेके, मैं हम्म। नहीं होऊँगा। मेरे ब्रदर ऑटिस्टिक है, उसको नहीं समझ आती। तुम समझा लो अपने वाले को। इज वेरी प्रोटेक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस मामले में बहुत है। शुक्र है अल्लाह तो का। चले, तो आपको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो कहाँ से मिली? थेरेपी से, आप या डॉक्टर से, या ये जो कम्युनिटी है आप बता रही हैं, मॉम, आई आई होप मदर्स ही होती हैं उधर, जी। आई डोंट नो इफ फादर्स भी होते हैं कि नहीं, इन तीनों हुँ। में से आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा हेल्प एंड सपोर्ट कहाँ से मिली?
कलेक्टिवली बोलूँगी मैं कि थोड़ी-थोड़ी हर जगह से, हम्म। अ, क्योंकि जब तक मैं खुद अवेयर नहीं होंगी, मैं खुद नहीं सीखूँगी तो मुझे कैसे हिम्मत कैसे हम्म मिलेगी? और एग्ज़ैक्टली मैं मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं कोई सीख रही होती हूँ, मुझे हिम्मत लेने ही जाती हूँ मैं उन पेरेंट्स से। और ये हम्म आप सही कह रही हो, मदर्स ज़्यादा होती हैं, फादर्स कम होते हैं क्योंकि शायद वो काम पे होते हैं या वो आना नहीं चाहते या वो सही सीरियसली नहीं लेते, समझना नहीं चाहते। अ, उसके अलावा घर में तो मैं जैसे बता रही हूँ मेरे बड़े बेटे से, उसके बाद हस्बैंड से, अब वो माशाल्लाह बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं कलेक्टिवली ही कहूँगी, थोड़ा स्कूल से, थोड़ा ये मीटिंग से, थोड़ा घर से, तो इस तरह से सब अ, चलता है। कोई ऐसी मिसकंसेप्शन जो आप चाहते हैं कि ऑटिज्म के बारे में लोग समझ लें, अम, कि ऐसा नहीं है, मिसकंसेप्शन जो के बहुत कॉमन, आई थिंक यही होगी जो आपने मेंशन किया कि ठीक हुँ, हो जाएगा, ये कर लो, ये ठीक हो जाएगा। हाँ, नो, इट्स एग्ज़ैक्टली फॉर लाइफ कि टाइम। मैं वही ना, मैं यही कहती हूँ कि जो है यही है, और अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है तो आपके साथ थोड़ी रह रहा है, वो मेरा बेटा है, मेरे साथ रह रहा है, और मुझे पता है कैसे करना है। कई बार मुझे नहीं भी पता होता तो मैं कहती हूँ है तो मेरा और मुझे ही करना है। तो अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला उनके ज़हनों में भी बात डाल देते हैं कि भई नहीं ऐसे बोलना। अब कोई मुझे ऐसा नहीं बोलता, टू बी ऑनेस्ट। अ, पहले लोग बोलते थे ये दवाई दे दो, 7 तरह के बादाम खिलाओ, भिगो के खिला दो, सरसों का तेल लगा दो। कभी आपने किया, कभी शुरू शुरू में कोशिश की आपने कि कोई ऐसा टोटका कर लूं घर में, या कोई ऐसी दुआ पढ़ लूं, या ऐसा कुछ शुरू में कि ठीक हो जाए? दुआएँ बहुत की हैं, जैसे मैं जी, वो बताया तो कि मैं दुआएं। तहज्जुद गुज़ार हो गई थी, अब मैं बड़ी ख़राब हो गई हूँ, मैं नहीं उठ रही तहज्जुद के लिए। लेकिन पहले मैं बड़ी तहज्जुद गुज़ार और दुआएँ करना, और कई लोगों ने मुझे तावीज़ों का भी कहा पर मैंने नहीं किया कुछ ऐसा। अ, हम्म। बस या दुआओं की, इंस्टेड ऑफ दुआएं वांटेड टू से तावीज वगैरह। सॉरी। हुँ, दुआ तो नहीं हमेशा खैर लाइफ हुँ, टाइम चलती है। हुँ, दुआ हुँ। नहीं, मैंने कुछ ऐसा कभी नहीं किया, कोशिश मैंने नहीं की कि, क्योंकि आई हुँ, अंडरस्टैंड कि इंसान इतना डेस्परेट हो जाता है कि हुँ, किसी हुँ। तरह बस अपने बच्चे के लिए कुछ कर ले, शायद काम हुँ, आ जाए। हाँ, लेकिन नहीं किया मैंने। मैंने कहा नहीं, मैं बस उसी से माँगूँगी जिसने दिया है, उसी से दुआ करूँगी कि वो अ, शुरू-शुरू में तो मैं मतलब डेस्परेटली ये दुआ करती थी कि या अल्लाह ये तूने दिया है तो हिम्मत दे, और इसके फ़ादर के दिल में ये के उनके दिल में रहम डाल दे। हम्म। तो स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स जो हैं वो चेंज हो गई, और मैंने कभी कोई टोटके वगैरह नहीं किए क्योंकि वो शुरू-शुरू में तो शुरू के 7 इयर्स तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं उसको फूड ही प्रोसेस मतलब वो जैसे फूड प्रोसेसर में ब्लेंड हम्म। करके फूड देती थी। तो मैं उसमें कितना ही कुछ क्या ही कुछ ब्लेंड कर लूँगी। मतलब अगर मैं उसको नट्स दूँ तो 3 साल तक तो वैसे ही नट्स देने को ये मना करते हम्म। हैं। और मैंने तो बस वही दिया जो मुझे डॉक्टर डाइट बताती थी, और जब नट्स देने को कहती थी तो मैं दे देती थी, लेकिन इस नियत से नहीं देती थी कि मैं 7 बादाम ये करके दूँगी, जैसे एक हम्म। आंटी ने कहा था मुझे। हम्म। तो या इसकी मालिश करो या सर में तेल लगाओ, ऐसा टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी भी नहीं किया। और आपके पेरेंट्स की तरफ से क्या सपोर्ट थी? हाँ, वो पाकिस्तान में ही थे? पेरेंट्स असल में मेरे बहुत जल्दी गुज़र गए। ओह, सो सॉरी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। साइम अभी हुआ नहीं था, तो वो हम्म गुज़र गए, और उस वक़्त मेरे पेपर्स प्रोसेसिंग में थे तो मैं जा भी नहीं पाई थी। दोनों की हम्म। वफ़ात 1 महीने के अंदर-अंदर हुई थी और मैं नहीं जा पाई थी। वो भी हम्म। एक बहुत बड़ा, मैंने कहा ना, ब्लैकआउट हो गया था मेरे लिए, तो हम्म। 3-4 साल तक तो वो फुल ऑन ब्लैकआउट सीन चला लाइफ़ में कि हुआ क्या है मेरे साथ? तो बस ओह, सो सॉरी। वो सॉरी। चलिए, और अच्छा आप बताएं, अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप
किस तरह इसको लेके जा रही हैं लाइफ में, क्योंकि अभी भी यू सेड आप हाउस वाइफ हैं, जी। पर उसके साथ साथ आप क्या कर रही हैं, किस तरह इसको लेके चल रही हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ और उसके अलावा बस ये जैसे मैंने बताया थोड़ी एक तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके साथ, कभी कोई हम्म। वॉलंटियर वर्क, कभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर लिया। और अभी अभी रिसेंटली मैंने अपना एक छोटा सा पेज लॉन्च किया है ये टोट बैग्स का। तो हम्म। आई लाइक डिजाइनिंग एंड स्टफ, तो हम्म। बस थोड़ा बहुत वो डिजाइन कर लेती हूँ। हम्म। और दिन ऐसे गुजर जाता है कि पता भी नहीं चलता। कभी मैंने थोड़ी बहुत जॉब्स की थी साइम से पहले, हम्म। हम्म। तो वो एनजीओज में थी और मोस्टली वो वॉलंटियर वर्क ही होता था। क्योंकि उस हम्म। वक़्त कोई प्रॉपर ट्रांसलेटर या इस तरह का कोई भी नहीं होता था, तो मैं अक्सर जाया करती थी। कुछ ट्रांसलेट कर दिया या किसी की हेल्प कर दी, तो मोस्टली वो वॉलंटियर वर्क ही होता था। उसके हम्म। बाद 1-2 दफ़ा मैंने होटल्स वग़ैरह में भी जॉब की, लेकिन फिर वो मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे घर में होना चाहिए। हम्म। स्पेशली इसकी डायग्नोसिस के बाद तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैं नहीं जा सकती। हम्म। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अब वो मेरे अंदर एनर्जी नहीं रह गई है कि मैं कुछ नया स्टार्ट करूँ इट्स या मैं नेवर टू लेट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने 1-2 दफ़ा कोशिश की कि मैं एडमिशन लेके कुछ आगे पढ़ लूँ, लेकिन हर चीज़ इतना वो जैसे अब मैंने एक जगह पता किया तो वो कह रहे हैं कि ये जो कोर्स आप चाह रही हैं ये 5 इयर्स का है। तो आई कैन हम्म। नॉट सी माई सेल्फ डूइंग अ 5 ईयर कोर्स। सिम सिंपल एज़ दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं फिर उस हम्म। चीज़ में पढ़ती ही नहीं हूँ। हाँ, छोटे-मोटे लैंग्वेज कोर्सेज़ कर लिए हम्म। या यू नो अ, ऑनलाइन कोई कोर्स देख लिया, या यही ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अगर कोई एक्टिविटी हुई तो वो कर ली। बस उतना ही। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, लंबा नहीं लेके चल पाऊँगी कुछ, तो मैं फिर वो उस चीज़ में जाती ही नहीं। हम्म। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देसी कम्युनिटी यहाँ पे जो है? आपको जो कम्युनिटी, आई डोंट नो आपको कितना टाइम लगा, हुँ, खैर आप शेयर्ड फ्लैट में रहे थे, जी। तब की कम्युनिटी में और आज की कम्युनिटी में डू यू सी एनी डिफरेंस? अम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नज़र आता है। या तो अब लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं और ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग अब आ रहे हैं। हम्म। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक गाँव में आ गई हूँ, मैं एक पिंड में आ गई हूँ। मतलब मैं कराची से आई थी और सीधी मैं सऊदीया में रही, वहाँ पे मेरी काफ़ी लाइफ़ इंडोर्स ही हुआ करती थी। जब मैं यहाँ आई और मैं बाहर निकलती थी तो मुझे सिर्फ़ सिख कम्युनिटी या फिर मतलब इंडिया की सिख कम्युनिटी नज़र आती थी, या हम्म। फिर हमारे ये जो विलेज पीपल होते हैं। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता था मैं कहाँ आ गई हूँ? मतलब ये क्या हो रहा है? क्योंकि मैं उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती थी, उनकी लैंग्वेज ठेठ पंजाबी होती थी और मुझे नहीं आती पंजाबी। मैं हम्म। उर्दू में बात करती, तो वो पंजाबी में आंसर देते थे और मैं उर्दू में बात करती थी। फिर मुझे अच्छा। 2 फ्रेंड्स मिली, एक इंडिया की और एक पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की। हमारी हम्म। फ्रेंडशिप हो गई 10 साल, हम लोगों की फ्रेंडशिप अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नाइस। 10 साल एंड काउंटिंग। बट हम्म। द सैड पार्ट इज़ कि वो अब चले गए हैं, वो यूके शिफ्ट हो गए हैं, दोनों के दोनों। हाँ। और बस अब हियर आई एम, यहाँ पे मेरी अभी रिसेंटली बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स हुई हैं। हम्म। बट तब की कम्युनिटी में और अब की कम्युनिटी में बहुत फ़र्क है। लेकिन मुझे ये लग रहा होता है कि अब फॉर की गुड? जो जी? फॉर गुड आपको क्या लगता है जो डिफरेंस है ये, इट्स फॉर गुड या और भी मुझे बुरा? ऐसा लगता है कि अब की जो ये वाली कम्युनिटी है, दे आर वेरी कैलकुलेटिव। मैं ये वर्ड यूज़ हम्म। करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हूँ, अब मैं हिजाब भी करती हूँ, या मैं मुझे ऐसा लग रहा होता है कि दे आर नॉट एक्सेप्टिव, मेरी बहुत रिसेप्टिव नहीं है, वो बड़े कैलकुलेटेड से हैं जैसे। हाँ, अब जैसे मैं अगर किसी से मिलूंगी ना, तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि हाँ मैं इसको 5% जानती हूँ तो मैं इससे हाथ नहीं मिलाती, हाथ मिलाऊंगी, गले नहीं मिलूंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला ये सोचता है। हाँ और हाँ।
ये वो इस तरह से नज़र आ जाता है कि ऑल्दो हम सारे एक्सपैट्स इधर हैं और हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सब यहाँ पे परदेसी हैं ना ऑब्वियसली। हम्म। हमारा असल तो मुल्क पाकिस्तान है, हम वहीं से आए हैं, तो सबको एक जैसा समझना चाहिए, जो लोग एक दूसरे को एक जैसा नहीं समझते। मुझे ऐसा लग रहा होता है, तो फिर हम्म। मेरी कोशिश होती है कि ओके, एज़ यू विश, कोई मसला नहीं। हम्म। आप अपने घर में खुश रहो, मैं अपने घर में खुश रहूँगी। मैं अपने आप को किसी के ऊपर नहीं थोपती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वाइब्स फ़ील हो जाती हैं, मुझे एनर्जी फ़ील हो हम्म। जाती है कि भई हाँ, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। मैं अपने इधर खुश हूँ, जितना मुझे मिला है उसमें मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, आपको तो पाकिस्तानी, अभी मुझे रियलाइज हुआ कि आपको तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी काफी डिफरेंस लगता होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पंजाब से हैं। कराची से मैंने नहीं, यहाँ पे मैं किसी से भी नहीं, किसी को भी नहीं जानती जो कराची से। यू आर द फर्स्ट वन। क्या अ आपको मिल जाते हैं उधर काफी पंजाबी, सॉरी पंजाबी कराची के? नो, 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 मुझे शुरू में तो जैसे मैंने कहा ना, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ़ बल्कि शहरों की भी नहीं, मुझे मंडी, बहाउद्दीन और इस तरह के हम्म। लोगों, मतलब मोस्टली गांव से, हाँ हाँ, जी। गाँव वाले, और गुजरात, हाँ, गुजराती वहां पे। बहुत, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ऑल्दो खुद भी सियालकोट के हैं, हम्म। लेकिन मुझे सियालकोट का भी पहले कभी कोई नहीं मिलता था, मतलब शहरों से कभी कोई नहीं मुझे मिलता था। अ, हम्म। अब जाके 1-2 लोगों से मेरी बातचीत होना शुरू हुई है, तो जब मैं सुन रही होती हूँ ना कि हाँ भई कराची का है ये, तो मैं कहती हूँ कि हाँ भई, कोई है। कोई अब आ रहा है, कराची के लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि पहले मैं जब हमारी टिकट्स बनती थी ना पाकिस्तान जाने के लिए, तो हम्म। वो ट्रैवल एजेंट हमें कहते थे, "अच्छा भाभी कराची की? कराची से कभी कोई टिकट नहीं बनवाता। हाँ। कराची का कोई नहीं है इधर।" मुझे ऐसा लगता था सिर्फ मैं ही हूँ। लेकिन अब काफ़ी लोग हैं कराची के भी, ऑल्दो हम्म। मेरी नहीं है किसी से इतनी ज़्यादा जान-पहचान, लेकिन मेरी सारी फ्रेंड्स जितनी भी बनी हैं वो मोस्टली ये लाहौर, इस्लामाबाद की बनी हैं। हम्म। तो तो कल्चरल शॉक होता है। हम पाकिस्तानियों में भी जैसे बोलते हैं कि बहुत डिफरेंस है लाहौर और कराची का, तो हमेशा ही वो जो बहुत, कंपेयर हाँ, वो एक करते हैं। लगता है आपस में। ल मुझे ऐसा कोई कभी फील सामना नहीं होता हुआ इस चीज़ का, है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत डिफरेंट हैं। हाँ हाँ। ऑल्दो वी ऑल बिलॉन्ग टू पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा, कि लेकिन लोग फ़र्क करते हैं। हम्म। लोग कुछ समझते हैं अपने आप को। हाँ हाँ। और शायद लोग कराची वालों को इतना नहीं अच्छा समझ रहे होते, जैसे हम ओह। कराची वाले लाहौर को थोड़ा अजीब समझते हैं। तो मुझे मुझे ये चीज़ बहुत अजीब-सी लगती है कि क्या है, सब पाकिस्तानी तो हैं, ये क्या, ये हाँ, लाहौर की है, ये इस्लामाबाद की है, ये कराची क्योंकि की इट्स है। रिच, नो इट्स नाइस, इट्स रिच। आपका कल्चर ये अच्छी चीज है, मतलब हुँ, अच्छा अच्छा देखें। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि यार, 17 साल हो गए मुझे, झक तो नहीं मारी इधर। मतलब ठीक है, हम भी तो यहीं पे रह रहे हैं, तुम भी यहीं पे रह रहे हो। तो लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनके माइंड्स ही इस तरह के हो गए हुए हैं। कि क्लासिस्ट, आई थिंक हम बहुत हाँ, क्लास कि पे बहुत वो क्लास करते हैं। डिफरेंस है, हम्म। इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, इसको इधर तक रखना है, उसको उधर तक रखना है। इतना कैलकुलेशन भाई कर कैसे लेते हो? मुझे हम्म। बस मिलो, अच्छी तरह मिलो, कॉफ़ी पियो, जिनके एन्जॉय पास करो। टाइम होता है हुँ, पता नहीं इन क्यों, चीजों के लिए। मैं क्या चलें बोलूँ? हुँ, मदिया, थैंक यू सो मच। हुँ। बहुत टाइम ले लिया आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक नहीं, यू नहीं, सो बहुत मज़ा आया मच। मुझे आपसे बात करके। थैंक यू। हाँ, इतनी रियल और इतनी पर्सनल बातें इस तरह शेयर की। हुँ, थैंक यू सो मच। हुँ, ऑटिज्म के बारे में जो मिसकंसेप्शन थोड़ा बहुत हमने शेयर किए, आपके हुँ, बेटे के बारे में। एंड हुँ, आई एम रियली, आई मीन, थैंक यू। आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने इतना ओपनली बात की। एंड आई होप इंशाल्लाह दोबारा, हम फिर दोबारा बात करेंगे प्रॉपरली। बिल्कुल, एनी टाइम, इस एनी पे, टाइम। हाँ, इस पे बात करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अ, हमारी सोसाइटी में भी थोड़ा सा इसमें, हमारी कम्युनिटी में भी थोड़ी सी इस बारे में बात होनी चाहिए। नथिंग एल्स। थैंक यू वेरी मच।